हाय गाइस और वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2024 और 2025 में जो भी आपके सीएपीएफ के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले कि हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं 2014 से लेके 23 तक के हमने यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कर रखे हैं इन वीडियोस में। और ये वीडियोस बेसिकली आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको सारे सब्जेक्ट्स के हमने जो कि पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं तो सीक्वेंस में ही आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सीडीएस के भी पीवाईक्यू ज़रूर यहाँ पे देख के चले जाना, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपस में यहाँ पे इंटरचेंजेबली आते रहते हैं या फिर टॉपिक्स आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के ही पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सॉल्व करने, तो सारे ही प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी शुरू करने से पहले पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी चलो हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। तो बेसिकली आपसे ये पूछा है कि किसकी लार्जेस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब एनर्जी में आपको यहाँ पे पता होगा कि हम लोग जो प्लैंक्स इक्वेशन बेसिकली हम जो पढ़ते हैं यहाँ पे कि E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये जो एनर्जी है, जो ई है, ये बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे ना लैम्डा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, जो कि आप एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे कि इन्वर्सली डिपेंडेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। अगर हम वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बात करें तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी के, है ना। ये हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद होगा। तो ये चीज़ें सब आपको पता होना चाहिए कि हमने जितनी भी अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने यहाँ पे पढ़ी थी उस, तो आपको पता रहेंगी। तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा वेवलेंथ है, किसकी कितनी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी आपके यहाँ पे एक्सरेज की, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर बेसिकली आपको दिखेगा यहाँ पे एक्सरे। तो इसमें सबसे ऊपर तो आपका हो गया एक्सरे, उसके बाद आपको दिखता है यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, और विजिबल आपको बीच में बेसिकली आपको देखने को मिलता है। और फिर आता है आपका यहाँ पे इंफ्रारेड, ठीक है। तो अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे लोएस्ट आपकी है यहाँ पे इंफ्रारेड की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन एक्सरेज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो 0.01 से लेके 10 nm तक हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, नैनोमीटर्स तक। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप अल्ट्रावायलेट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये 10 to 400 nm देखने को मिलेगी। और जो आपकी यहाँ पे ये इंफ्रारेड आपकी अगर हम देखें तो इंफ्रारेड आपकी होती है यहाँ पे 700 nm से लेके 1 mm तक, ठीक है। और विजिबल की अगर हम बात करें तो ये आपका है यहाँ पे जो जनरली क्वेश्चन पूछते भी हैं, ठीक है, कि लाइट की कितनी आपकी वेवलेंथ होती है, तो वो बेसिकली वो लाइट विजिबल रे ही है, तो वो 400 से 700 मीटर्स एनएम तक रहती है, ठीक है। ये एनएम है, ठीक, नैनोमीटर। तो ये आपकी यहाँ पे रेंज होती है, तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था, ये हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर अपना है यहाँ पे ए ऑप्शन। बस यहाँ पे वो सीक्वेंस याद रखना, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वही एक टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो आपको पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज करेक्ट। अब देखो ये ना थोड़ा बहुत आप बोलोगे तो ये पीवाईक्यू रिलेटेड है, ठीक है। पीवाईक्यूज में बेसिकली ये पहले भी पूछा हुआ है। तो इसमें से कौन सा आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेट करता है, तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, कि इट टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चेंबर वेयर शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इनटू इट एंड लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट पास बैक थ्रू इट। इसका मतलब ये है कि एक ग्लास चैम्बर में आपका यहाँ पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले जितने भी आपके इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो तो आपके पास हो जाते हैं, ठीक है। पर जो लॉन्ग वेवलेंथ वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो आपके वापस से पास नहीं होते, मतलब एक बार आ गए तो वो अंदर ही रह जाते, वो वापस से पास नहीं होते, ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ये सी ऑप्शन ही बनेगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर और वेवलेंथ जो आपकी है, ठीक है, रेडिएशन की, उसके ऊपर बेसिकली आपका यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, एक तो आपका हो गया यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है, और साथ ही साथ एंड टेम्परेचर, ठीक। अब अगर मान लो यहाँ पे जो इनकमिंग रेडिएशन है जो यहाँ पे सन से बेसिकली आ रहा है, ठीक है, अगर
अगर हम देखें तो यहाँ पे वो इमिट करता है हाई एनर्जी। अगर हाई एनर्जी इमिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी, जो अभी हमने पिछले में ही देखा था ये फॉर्मूले में। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ आपका एनर्जी के ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा है, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम, वरना इसका वाइस वर्सा, ठीक है, मतलब अपोजिट। तो यही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी लग रही है कि अगर इनकमिंग रेडिएशन बेसिकली आपके आ रहे हैं सन से, तो वो बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो जब एनर्जी ज़्यादा है तो शॉर्ट वेवलेंथ्स आपको यहाँ पे रेडिएशन उनके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे रहेगी कि जो आपका ग्लास है, जैसे आपको पता है कि वो क्या है, एक तरीके का ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वेवलेंथ्स में वो क्या करेगा कि वो ना उनको अलाउ कर देगा पास करने में, ठीक है, आसपास मतलब अंदर आने में, बाहर जाने में वो थोड़ा अलाउ कर देगा। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है, ठीक। वहीं पे जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर री एमिशन वाले क्राइटेरिया की, तो जैसे जो ग्राउंड हो गया या फिर कोई प्लांट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्लास चेंबर के अंदर, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका ये ग्लास चेंबर में हो रहा है, तो अगर आप उसके अंदर कोई भी ग्राउंड बना देते हो, कोई प्लांट रख देते हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो उस ग्लास चेंबर में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पे उन इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशंस को ना एब्जॉर्ब करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो अंदर ऑब्जेक्ट रखे हैं वो हीट होने लगेंगे थोड़े, ठीक है, गर्म होने लगेंगे। तो इसकी वजह से भी आप यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तीसरा आपका आता है यहाँ पे आउटगोइंग रेडिएशन। आउटगोइंग मतलब है यहाँ पे कि अगर आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इनसाइड रखा हुआ है चेम्बर के, अगर वो कूल होता है सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर वो ज़्यादा कूलर है सन के रिस्पेक्ट में, तो वो वापस से क्या करेगा, वो री इमिट करेगा एनर्जी को, ठीक है। पर वो जो एनर्जी री इमिट करेगा वो कैसी होगी, तो वो लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होगी, पर उसकी वेवलेंथ हाई होगी। अगर वेवलेंथ हाई है तो मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइस वर्सा इन तीनों का कंडीशन यहाँ पे याद रखना, ठीक। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं रेडिएशन की, स्पेसिफिकली थर्मल हीट की। थर्मल हीट बेसिकली जब सन से बेसिकली आ रही है हीटिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। और लास्ट स्टेप आपका बनता है कि वो ट्रैप कर ले रही है, मतलब कि आपका हो गया कि ग्लास जो आपका है वो एक तरीके से बैरियर की तरह यहाँ पे काम करता है लॉन्ग वेवलेंथ्स के लिए, ठीक है। वो उनको बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो एब्जॉर्ब या तो करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट अगर आप देखोगे तो वो वापस नहीं जाने देगा, ठीक है। एब्जॉर्ब ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे ट्राई करेगा वो करने का, ठीक है। पर शॉर्ट वेवलेंथ्स में ऐसा नहीं होता पॉसिबल, ठीक है। तो वो चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी कि शॉर्टर वेवलेंथ्स वापस जाती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, तो वो जाने के चांसेस उसके बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी अगर आप देखो पहला ऑप्शन जैसे दिया है कि इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चेंबर वेयर नो रेडिएशन कैन पास इनटू इट और पास बैक थ्रू इट। तो अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो है वो पास हो सकते हैं वापस भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं वो अलाउड हैं यहाँ पे पास करने में, ठीक है, मतलब वो आ जा सकते हैं। फिर दूसरा आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चेंबर वेयर लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इनटू इट एंड शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट पास बैक थ्रू इट। अब देखो यहाँ पे आ गया कैन नॉट, ठीक है, मतलब ये वापस नहीं जा सकते, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ वाले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि ये एक तरीके से इनकरेक्टली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो तो एंटर कर गई शॉर्ट वेवलेंथ के साथ, ठीक है, और ट्रैप हो गई। पर अगर असल में देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होते हैं जो कि शॉर्ट वेव होती है, वो ट्रैप होती है थर्मल रेडिएशंस में, ठीक है। जो ट्रैप हो रही है वो एक क्या है, वो एक लॉन्ग वेवलेंथ है, क्योंकि शॉर्ट वाली तो वापस जा सकती है पर लॉन्ग वाली वापस नहीं जा रही है, क्योंकि वो क्या हो रही है, वो ट्रैप हो जा रही है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट, इनको इन्होंने जो यहाँ पे लगाया इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे ये बी हो जाएगा गलत, ठीक है। डी आपको दे रखा है कि इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चेंबर वेयर ऑल इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास इनटू इट और पास बैक थ्रू इट। अब यहाँ पे ये ऑल की बात आ गई तो इसकी वजह से यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सी ऑप्शन में वो चीज़ देखी कि कौन जा सकता है वापस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई हो, और ये वाले क्वेश्चन पहले भी यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू करना ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड। अब इसको आप ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी में इन्वायरमेंट जब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड भी कर सकते हो, पर यहाँ पे फिजिक्स में भी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशंस वगैरह की भी बात हो रही है, तो तीनों सब्जेक्ट में आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। नौ अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है एक कैनन है जो कि शूट कर रही है एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी इनिशियल स्पीड हमें यहाँ पे दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहाँ पे बेसिकली दे रखा है यहाँ पे बॉल का 20 सेकेंड्स, ठीक है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से पहले जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है बेसिकली
देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऐसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक तरीके से हो गया, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से मान लो अगर आप बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में वो फेंक रही है, ठीक है। तो अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है एक तरीके से, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब वो जब तक वो हवा में है उसको हम बोलेंगे एक तरीके से यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रोजेक्टाइल वाला लगेगा, पर नॉर्मल इक्वेशन से भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, सॉल्व हो सकता है, अभी हम देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है आगे कि बॉल जो है यहाँ पे उसने लूज कर दिया यहाँ पे 70% ऑफ द स्पीड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब एक बार जब उसने बॉल एक बार सरफेस पे लग गई तो जितनी भी उसकी स्पीड थी उसका 70% उसने यहाँ पे क्या कर दिया, लूज कर दिया, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइट, हाइट बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बॉल का, दैट द बॉल विल बाउंस आफ्टर द फर्स्ट बाउंस, मतलब ये बोल रहा है कि जब पहली बार यहाँ पे टच हुई तो स्पीड तो 70% कम हो ही गई थी, अब टिप करने मतलब यहाँ पे गिरने के बाद कितने ऊपर तक वो बेसिकली बॉल जाएगी, तो वो वाली हाइट बेसिकली आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब हम यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज़ हमें सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे कि जो स्पीड है, जो v है, हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 100 मीटर पर सेकेंड हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जो कि है बेसिकली आपका कि बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से कि ये स्पीड है आपका इम्पैक्ट होने का बॉल का, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आपकी आती है, आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो रिमेनिंग स्पीड बेसिकली आप निकालोगे, क्योंकि 70% तो जब वो सरफेस पे गिरी वहीं पे ही कम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे रिमेनिंग स्पीड अगर आप निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 100% से आप 70% माइनस करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 30%, ठीक है। तो 30% की स्पीड अभी वहाँ पे उसकी बची होगी, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जब उसने बाउंस किया, ठीक है, जब यहाँ पे उस बॉल ने जब बाउंस किया तो उस टाइम पे यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यू ऑफ बाउंस, मान लेते हैं हम लोग इसको नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर को। तो ये आपको दे रखा था 30% ऑफ एनर्जी, है ना। अब 30% किसका, 30% आपका 100 ms का, क्योंकि जो आपको यहाँ पे ये दे रखी है स्पीड, ये बेसिकली वही स्पीड है जिस स्पीड से वो टकराएगी नीचे आके, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बोला था कि हम लोग इसको यू ऑफ इम्पैक्ट भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जब वो एक बार सरफेस पे इम्पैक्ट कर रही है वो वाली स्पीड, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही स्पीड चेंज हो रही है, उससे पहले तो यहाँ पे सेम ही स्पीड है, इनिशियल स्पीड तो आपकी सेम ही है, ठीक है। वहाँ पे जब एक बार सरफेस पे गिर गई उसके बाद 70% की स्पीड क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें 70% की स्पीड कम होने के बाद बाउंस स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, 30% ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका 30% आप यहाँ पे निकालोगे, तो इसका जब 30% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आते हैं यहाँ पे 30/100 × 100 ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 30 मीटर पर सेकेंड बचेगा। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई यहाँ पे बाउंस स्पीड, ठीक है। तो पहली पहली स्पीड थी इनिशियल स्पीड, जिसको हम इम्पैक्ट स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ऑल आउट यहाँ पे सेम थी। जैसे ही उसने टिप करा, मतलब एक तरीके से आप बोलो सरफेस पे टच करा, तो उसके बाद ही उसकी स्पीड चेंज हुई, उससे पहले तो 100 ही थी, मतलब जब उसने टच करा होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, 100 होगी, इसलिए हमारा यू ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, 100 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। फिर 30% स्पीड आपकी बचेगी, क्योंकि 70% तो वो अपनी स्पीड को छोड़ दे रही है, मतलब लूज कर जा रही है। तो बाउंस स्पीड आपकी कितनी निकल के आएगी, 100 का आप 30% करोगे तो 30 आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है हाइट निकालने की, ठीक है। अब हाइट निकालने के लिए आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वेशन, जो आपको पता होगा, v² = u² - 2as होता है। ए की जगह हम लोग बेसिकली जी भी रख सकते हैं, ठीक है, और आपका एस की जगह हमारा होता है एच। अब ये बेसिकली आपका है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, ए की जगह जी रख दो, या फिर एस की जगह आपका यहाँ पे एच आ जाएगा हाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एस आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, अगर आप मोशन नॉर्मल देखोगे तो एस आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें अगर आप वैल्यूज को पुट करो तो देखो वी आपको जीरो है, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम पे आके वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। अब यू जो है आपका, वो आपका ये वाला है बाउंस वाला, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, माइनस में जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10, ठीक है। एच की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है, यही तो आपको फाइंड करनी है। तो अब आप यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, ये 20h आ जाएगा, तो आप इसको इस तरफ भेज दो तो ये प्लस का एच हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 20h, और 30 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 900, ठीक।
अब इसको सॉल्व करोगे तो h आपका आ जाएगा यहाँ पे 900/20, तो ये आपका बनेगा 45, ठीक है, 45 आपका आ जाएगा यहाँ पे मीटर में आंसर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई हो। तो मेन चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, देखो अब वी, क्योंकि हम लोग पीक की बात करेंगे, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो आपका हाईएस्ट पहुंच रही है उस केस की हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। जब भी हम लोग पीक ऑफ द बाउंस की बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर आपको ये लग रहा हो कि वी ज़ीरो क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइट में बेसिकली हाईएस्ट निकाल रहे हैं ना एक तरीके से, जब वो ऊपर तक जा रही है तो जिस जगह तक वो जा रही है उसके बाद तो उसको नीचे ही आना है ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए वो तब तक ही उसकी वी वही है। जैसे ही वो नीचे आने लगेगी तो उस पॉइंट पे जब से वो नीचे आई है तो वहाँ पे वी क्या होगा, आपका ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे वी क्या आया, ज़ीरो आया। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू फिर 30 का स्क्वायर, वो आपका नॉर्मल वही मैथ्स लगेगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 45 मीटर राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, तो इसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या है, डी ऑप्शन। फिर 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, किसके लिए आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो इसको स्टार मार्क कर लो, इसको पीवाईक्यू भी बोल सकते हो, इतनी बार ये आ रखा है, ठीक है। कंडक्शन में पूछता है, कन्वेक्शन में पूछता है, आपका रेडिएशन में पूछता है, यही तीन बेसिकली आपको पूछे जाते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे रेडिएशन। रेडिएशन को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हीट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वहीं पे अगर हम कंडक्शन की बात करते हैं तो ये देखो, ये पहले भी ऑलरेडी मैंने बहुत बार समझा रखा है, ठीक है। तो कंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक सॉलिड मटेरियल चाहिए होता है एज अ मीडियम, ठीक है। सॉलिड मटेरियल चाहिए होता है एज अ मीडियम एक्ट करने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे मीडियम आपस में टच में आएगा ना, जब सॉलिड मटेरियल्स आपस में टच में आएंगे तब यहाँ पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये फिजिकली जब टच करते हैं एक दूसरे को मटेरियल्स, तब यहाँ पे क्या होगी, आपकी हीट ट्रांसफर होगी कंडक्शन के केस में, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन में बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, पर यहाँ पे सॉलिड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ्लूइड की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड मटेरियल यहाँ पे चाहिए होता है एज अ मीडियम। फ्लूइड मटेरियल आपका इसका मतलब हो गया कि जो लिक्विड हो या तो आपका गैस हो। तो ऐसे टाइप के मटेरियल्स किसके अंदर आएंगे, यहाँ पे कन्वेंशन में अगर आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो वहाँ पे ये यूजफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज अ मीडियम ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली किस तरीके से वो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे बॉइलिंग वाटर आपका अगर आप करते हो तो उस केस में हीट आपकी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे ऊपर देखोगे तो एकदम जो सॉलिड मटेरियल से टच करेंगे तब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या है कि फ्लो में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। पर रेडिएशन में थोड़ा आपका यहाँ पे क्या होता है, अलग सिनेरियो बन जाता है, जहाँ पे आपको अलग से कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो तो कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, तो ये आपकी ट्रांसफ़र होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो अभी हमने इतने क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे ना, जैसे अगर आपने बायोलॉजी वाला वीडियो देखा हो तो आपको एक ही ईयर में बायोटेक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन दे दिए, मतलब 3 तो दे ही दिए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एक एक टॉपिक उठा के वो 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में दे रहा है एक सब्जेक्ट से। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब सही नहीं होता है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो चैप्टर छोड़ के चले जाओ तो फिर आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो आपके ईज़िली फिर चले ही गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पढ़ना तो फिर सब कुछ ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर आप बोलो वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से यहाँ पे जो रेडिएशन है वो हीट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको कोई भी, आप ऐसे बोल सकते हो, उनके पास कोई भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेरिएशंस की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे इनको मीडियम की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। वो एम्प्टी स्पेसेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब वैक्यूम्स में भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपका फिर कोलिजन हो गया। कोलिजन मतलब एक तरीके से वो थर्मल के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली आपका आ जाएगा कि जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स वगैरह जो होते हैं वो एक मैकेनिकल एक्शन होता है कंडक्शन के पीछे, ठीक है। तो अगर आप आइडियली देखो तो ये इसी का ही पार्ट है जो इसके अंदर हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि टच कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना।
आप तो ऐसे समझ सकते हो कि कोलाइड कर रहा है, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो कोलिजन को आप कंडक्शन के अंदर ही एक तरीके से मान सकते हो कि कंडक्शन के अंदर ही कोलिजन मेथड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे दो सब्सटेंसेस आपस में जब एक दूसरे को टच करते हैं तब आपका यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, सॉलिड में अगर हम बात करें। ठीक, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, यहाँ पे रेडिएशन, अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिंकेज विद द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, अब ये थोड़ा बहुत मतलब आप बोल लो इजी क्वेश्चन में बोलेंगे क्योंकि लॉजिकल है। बाकी अगर आप देखो तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि आपको इसकी ज़रूरत है, मतलब इंडक्शन की आपको ज़रूरत देखने को मिलेगी। यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात करो, चाहे इंडक्शन कुकर की बात करो या फिर गैल्वेनोमीटर की बात करो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यहाँ पे काम ही बेसिकली अलग होता है, जो कि वेव ऑप्टिक्स पे काम कर रहा है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे काम कर रहा है। तो उसका काम ही अलग है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स को बेसिकली यहाँ पे इमिट किया जाता है, मतलब एक तरीके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स को यूज़ किया जाता है यहाँ पे इमिट करने के लिए एक बीम को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि उसको यहाँ पे एक तरीके से क्या किया जा सके, देखा जा सके, ठीक है। लेंसेज की मदद से फोकस किया जा सके उस बीम पे कि क्या क्या मूवमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, जो इससे रिलेटेड नहीं है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब पहला ऑप्शन आपको दे रखा था इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना ये आपका काम करता है म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन पे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है, टाइप है ये। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि इसमें आपको ये देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टाइप होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ट्रांसफार्मर में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई, जहाँ पे आपका जो एसी करंट है बेसिकली, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं ना, जो एसी है, वो आपका प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, यहाँ पे एक कंटिन्यूस चेंजिंग यहाँ पे क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका सेकंड कॉइल है वहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है। अगर आपने ट्रांसफार्मर के केसेस वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो एसी आपका है वो प्राइमरी कॉइल में बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, कंटिन्यूसली चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज जो है सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, इंड्यूस होता है। इसी को हम बोल सकते हैं एक तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे इंडक्शन कुकर। अब ये एक तरीके का आपका यहाँ पे अप्लायंस है, जो कि एक तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह यहाँ पे ये यूज़ करता है, ठीक है। कुकिंग सरफेस पे आपको ये देखने को मिलेंगे, जो कि जनरली एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। जो आपका कुकिंग सरफेस है इसका, इस पर्टिकुलर कुकर का, ठीक है, नीचे का हिस्सा जो आपका सरफेस है, वहाँ पे क्या होता है, एक जनरेट करते हैं यहाँ पे ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि एडी करेंट्स का भी यहाँ पे सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही पार्ट है। अब अगर अगर वैसे तो देखोगे तो नाम में ही आपको दे रखा है, तो इस ऑप्शन को तो वैसे भी ना के बराबर चांस है कि कोई सही मतलब इसको आंसर बताएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ थोड़ा देख लेना। सी ऑप्शन आपका है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो जैसे देखोगे तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली आपका ज़्यादातर यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट वगैरह यहाँ पे करने के लिए, ठीक है, जो आपका एक्ट कर रहा है एक करंट कैरिंग लूप में, उसके लिए बेसिकली आप यहाँ पे इसको यूज़ करोगे। तो ये चीज़ बस इसलिए आपकी यहाँ पे आ जाती है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए, ठीक। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको अब यहाँ पे इजी दे रखा है, बहुत बार वैसे भी आ रखा है, इजी है, बस आपसे पूछ रहा है कि ऑडिबल रेंज आपको बतानी है ह्यूमन हियरिंग की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। यहाँ पे ये किलो है और यहाँ पे ये नॉर्मल हर्ट्ज है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ये आपकी होती है लोएस्ट, ये आपकी हाईएस्ट, मतलब एक तरीके से आपको ये रेंज दे रखी है, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो कोई 20 हर्ट्ज बता रहा है, इसका मतलब है कि 20 हर्ट्ज पर साइकिल, ठीक है, मतलब एक तरीके से साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब है कि 20 हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड जो है यहाँ पे लोएस्ट पिच है यहाँ पे ह्यूमन हियरिंग की, ठीक है। इसी तरीके से हाईएस्ट पिच क्या है बेसिकली, वो है आपकी 20 किलो हर्ट्ज साइकिल्स पर सेकेंड, जो बेसिकली हर्ट्ज का हर्ट्ज को ही लिखते हैं हम एक तरीके से
ठीक, तो वो आपकी आ जाएगी, या तो हर्ट्ज लिखो या फिर 20 की हर्ट्ज की जगह साइकिल्स पर सेकंड लिखो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये किलो मतलब है आपको पता होना चाहिए, के मतलब यहाँ पे है 1000, ठीक है। तो इसका अगर असल में देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, या तो ऐसे भी दे सकता है 20,000 हर्ट्ज, या फिर सीधे दे देगा 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि किलो मतलब है यहाँ पे हजार, ठीक है, 1000। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था जो बहुत बार पहले भी आ रखा है, तो ये ईजी में ही काउंट होगा। फिर अगले पे चलते हैं। अगला अब आपका आ जाता है 2025 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज प्राइमरीली यूज्ड इन सोनोग्राफी। ठीक है, सोनोग्राफी अगर आपने देखा हो, पढ़ा हो अपनी बुक में, तो सोनोग्राफी के ऊपर थोड़ा यहाँ पे दे रखा है, और जो कि एक मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। तो ये बस आपसे पूछा है, तो यहाँ पे इन चारों में से क्या चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करते हो। तो यहाँ पे याद रखना, हम लोग यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट में ये भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें एक व्हीकल की स्पीड निकालनी हो, तब भी हम लोग इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो डॉपलर इफेक्ट है बेसिकली वो आपका यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो सिंपल इसका फंक्शन क्या है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो एको करेगा यहाँ पे ये, जो एको मतलब हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, एक जगह टकराएगा फिर वापस आएगा। तो इसलिए यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट को ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें उससे ये पता चल जाएगा कि कहाँ तक वो चीज़ हुई है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर आपको डीप ओशन कितना डीप है ये पहचानना हो, तो आप सोनार का यूज़ करते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट भी लगभग काम करता है, कि अगर जैसे सामने से व्हीकल आ रहा है, अगर उस पे आप लाइट डालो, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप उस पे यहाँ पे यूज़ कर रहे हो और उसको आप यहाँ पे डालते हो अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह को, तो वहाँ से वो टकरा के वापस आएगा, मतलब रिफ्लेक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे आपको बाउंड्रीज क्या है उसकी वो सब पता चलेंगी, कितनी स्पीड में वो आ रही है, वो सब चीज़ आपको वहाँ पे पता चल जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से डॉपलर इफेक्ट का ही एक पार्ट होता है डॉपलर सोनोग्राफी। ठीक है, डॉपलर सोनोग्राफी, जो कि यहाँ पे यूज़ होता है मेडिकल डायग्नोस्टिक में। तो वही बस आपको यहाँ पे पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका यहाँ पे किसका, अल्ट्रासोनिक एको का। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखना, अल्ट्रासोनिक एको आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टिश्यूज़ में बेसिकली यहाँ पे इजेक्ट किया जाएगा, वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, तो हमें वो आइडिया लग जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा आपको दे रखा है यहाँ पे रेजोनेंस। अब रेजोनेंस जो है बेसिकली आपका यहाँ पे अकर करता है जब आपका जो सिस्टम है वो वाइब्रेट करे। ठीक है, जब आपका कोई पर्टिकुलर सिस्टम जब वाइब्रेट करेगा, तब आपका यहाँ पे रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। वाइब्रेट भी करेगा विद हाई एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या हो, हाई एम्पलीट्यूड हो। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, रेजोनेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आपका सिस्टम वाइब्रेट करता है विद दी हेल्प विद आपका हाई एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में, तब आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक, और इस केस की वजह से ही आपको फिर आगे जाके आप देखोगे कि आपको एमआरआईज भी देखने को मिलती है। ठीक है, एमआरआई रिपोर्ट आप देखते होगे, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे एमआरआई का फुल फॉर्म लिख लेना। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये भी यूज़ होती है, पर इसका सोनोग्राफी से एज सच कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की अगर हम बात करें, तो ये आपको पता होगा, हम लोग यहाँ पे फिनोमिना की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस की। ठीक है, तो ये तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, इंटरफेरेंस में बेसिकली होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स आप यहाँ पे एक जगह पे ही एक डिस्टेंस पे ही मतलब भेजते हो, तो एक सर्टन जगह पे सुपरपोजिशन ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा दिखेगी ब्राइटनेस, कहीं पे कम दिखेगी। तो वो बेसिकली आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से ही होता है, जो कि आपका एक इंटरफेरेंस का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब इंटरफेरेंस को ही हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव अगर आप देखो, तो ये आपकी फॉर्म होती है जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की ट्रेवल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर क्या करती हैं, वो कंबाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक फिक्स्ड नोड आपका यहाँ पे क्रिएट होता है और एंटी नोड क्रिएट होता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स में यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टैंडिंग वेव आपकी फॉर्म होती है जब दो डिफरेंट, मतलब दो वेव्स आपकी सेम फ्रीक्वेंसी की ट्रैवल कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं।
ठीक है, और फिर आगे जाके क्या हो जाती हैं, वो कंबाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके फिक्स्ड नोड्स बनते हैं और एंटी नोड्स बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सोनोग्राफी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपकी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो आपको बस पता होना चाहिए। अब ये स्टैंडिंग वेव क्या होती है जो मैंने बताया, ये याद रखना। ठीक है, सुपर पोजिशन वेव तो हम लोग पढ़ते ही हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस वाला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं आपके, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा आपका डिस्पर्जन है, डिफ्यूजन है, मतलब बहुत सारे आपके यहाँ पे तरीके हैं जो हम फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और रेजोनेंस में मैंने जैसे बताया, तो आपको वहाँ पे एमआरआई यहाँ पे याद रखना, पर इसका सोनोग्राफी से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। और रेजोनेंस आपका क्रिएट होता है जब आपका वाइब्रेट होता है हाई एम्पलीट्यूड के साथ कोई सिस्टम, तब आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि विच वन अमंग द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो कौन सा ऐसा लॉ है जो बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है गॉस लॉ। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि गॉस लॉ जो है ये आपका बेसिकली रिलेट करता है मैग्नेटिज्म से ही। ठीक है, तो ये आपका किससे रिलेट करता है, ये आपका मैग्नेटिज्म से ही रिलेट करता है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और ये आपका रिलेट करता है आपका मैक्सवेल की जो 4 फंडामेंटल इक्वेशन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, उससे आपका यहाँ पे ये रिलेट करता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ अगर याद रख सकते हो तो ज़रूर यहाँ पे याद रख लेना कि जो आपके यहाँ पर मैक्सवेल की 4 फंडामेंटल 4 जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। ठीक है, इक्वेशंस है आपकी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उससे यहाँ पे ये रिलेट करता है गॉस लॉ, तो ये भी आपके लिए क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम लोग नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की जब हम बात करेंगे ना, क्लोज सरफेस की खासकर, ठीक है, तो क्लोज सरफेस का अगर हम कभी भी नेट मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की जब भी हम बात करेंगे, तो आपका हमेशा वो क्या निकल के आएगा, वो आपका हमेशा निकल के आएगा ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बस यहाँ पे पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐसे जितना डीप में नहीं पूछ रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, बस आपको अगर इक्वेशन थोड़ी आइडिया हो क्या ये बताता है, किस चीज़ से रिलेट करता है, तो आप यहाँ पे इजीली इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो यहाँ पे लॉज दे रखे हैं उनकी फील्ड अलग है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ दे रखा है, ये बेसिकली आपका मोशन से रिलेट करता है। ठीक है, पास्कल वाला आपको दे रखा है, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक का लॉ है। ठीक है, ये आपका किसका लॉ है, फ्लूइड मैकेनिक का लॉ है। तो इन्होंने क्वेश्चन तो भले हार्ड पूछा हो, पर इन्होंने ऑप्शन ऐसे बनाए हैं कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। वहीं पे अगर आप एम्पियर देखोगे, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि करंट से रिलेट कर सकता है, या फिर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उससे आपका रिलेट करेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, वैसे तो आपका यहाँ पे करंट ही आप इसको बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आप एक तरीके से बोल सकते हो कि किस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक चार्ज से जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो आपका यहाँ पे ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन गॉस लॉ आपका करेक्ट है, जो कि आपका मैग्नेटिज्म से ही रिलेट करता है, जो आपका मैक्सवेल की जो 4 फंडामेंटल इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, उससे भी आपको यहाँ पे ये रिलेट करता है। और ये भी बताता है कि अगर हम कभी भी क्लोज सरफेस का नेट मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, तो वो आपका हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई जो इम्पोर्टेंट है। अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि मोनोपोल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मोनोपोल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप देखते हो, तो अगर कोई भी एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपका एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि एक आइसोलेटेड सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज आपका एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी सबसे पहले हो गई जो इम्पोर्टेंट है। और इसी की वजह से ही आपको क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि नॉन ज़ीरो नेटफ्लिक्स आपका क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और यही सब चीज़ की वजह से आप यहाँ पे ये देखोगे कि मैग्नेटिक जो मोनोपोल होता है ना, वो कभी भी आपका क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इन सब चीज़ों की वजह से ही। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी ना आइसोलेट नहीं कर पाएगा नॉर्थ पोल को साउथ पोल से। तो जब वो आइसोलेट ही नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोनोपोल आपको देखने को ही नहीं मिलेगा मैग्नेट का। ठीक है, कोई भी मैग्नेट एक पोल के साथ आपको एज सच देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी अगर आप किसी भी मैग्नेट को दो हिस्सों में तोड़ दोगे ना,
तब भी आपका एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक तरफ साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बोला जाता है। और ये लॉजिकली बन गया कि मोनोपोल नहीं करते एग्जिस्ट, बस इतना पता होना चाहिए था कि ये किस में बोला गया है, बस ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो राइट आंसर अपना है यहाँ पे गॉस लॉ, ये वाले तीनों आपके आंसर नहीं है। नौ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, द लार्जर एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस कर्व, जो कि आपका बी और एच के रिस्पेक्ट में बनता है, ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपिक्ट्स व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखना, जो आपका हिस्टेरिसिस कर्व होता है बेसिकली कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके का आपका हिस्टेरिसिस कर्व आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, आपको मान लो ये कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है एच, ये आपका है बी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपका ये कर्व बनता है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा था, अगर मान लो आपको ये कुछ भी आइडिया नहीं था, बस आपको थोड़ी आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपको इसका मतलब पता होता अगर। ठीक है, हिस्टेरिसिस मतलब ही होता है यहाँ पे लैगिंग। ठीक है, बस इतना ही मान लो अगर आपको पता होता, तो आपका राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ लैगिंग। ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तो देखो हिस्टेरिसिस कर्व जो है यहाँ पे, या तो इसको हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अलग से भी, या फिर इसको बोला जाता है यहाँ पे हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, दोनों नाम से यहाँ पे ये फेमस है, तो ये यहाँ पे ज़रूर याद रखना। अब इसमें जो ये बी और एच है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पे ये बी है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे ये एच आपको दे रखा है, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे बी और एच क्या है वो भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो आंसर तो हमें मिल गया क्योंकि हमें उसका मतलब पता था। पर यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये बताता क्या है, ये बेसिकली जो ग्राफ है ना, ये बताता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल है, उसका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से लैग करती है आप, जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हो। ठीक है, तो वही सेम चीज़ बस यहाँ पे हो रही है कि जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो आपका ग्राफ है ये, या फिर जो आप बोलो कर्व है, ये आपको ये बता रहा है कि आपकी जो मटेरियल की, जो आप एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे फिजिकल जो नेचर है या फिर फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, वो किस तरीके से लैग कर रही है। ठीक है, तो बस इतना यहाँ पे ये बताता है, तो इसका जो अंदर का जो लार्ज एरिया है वो बेसिकली यहाँ पे लैगिंग के बारे में बताता है। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर होना था, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, हर एक को नहीं पता होगी क्योंकि ये इजी क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि हम ये नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ज़रूर ऐसे आपको मिलेंगे जो 11th-12th लेवल के आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस पे नेगेटिव मत लेना। अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन बस मतलब पता होता तो कर लेते, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट दे दिया, ऑप्शंस भी अलग लेवल डिफिकल्ट दे दिए। वो हो सकता है कि रेयर चांस में एक दो क्वेश्चन आपके आ जाएं, पर इन जनरल जब भी 11-12 से कुछ बनेगा क्वेश्चन, तो वो इजी ऑप्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको पहचाननी आनी चाहिए। पर हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग नहीं देखते हैं 11-12 इतना, क्योंकि सिलेबस में ऐसा नहीं होता है, तो उस पे मैं यहाँ पे ज़रूर कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक्सटेंट ऑफ लैगिंग। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको अलग अलग ऑप्शन जो दे रखे हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगला आपको दे रखा है यहाँ पे डी ऑप्शन में मैग्नेटिक एनर्जी, तो ये तो आपकी एकदम ही अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो बेसिक लॉ ऑफ हिस्टेरेसिस, बेसिक लॉ ऑफ हिस्टेरेसिस, तो बेसिक लॉ ऑफ हिस्टेरेसिस बेसिकली ये बताता है कि एक लार्जर जो लूप एरिया है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली करस्पॉन्ड करता है एक हायर थर्मल एनर्जी लॉस की तरफ। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी का कुछ सा इसका इससे रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, मैक्सिमम एनर्जी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, बताता है मैक्सिमम एनर्जी लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको और भी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक आपको दे रखा है एक्सटेंट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। अब देखो, डीमैग्नेटाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कोरेसिटिविटी से। ठीक है, कोएरसिविटी से, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि हमें कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमें फेस करना पड़ रहा है एक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए।
उसको हम बेसिकली बोलते हैं, उस प्रोसेस को या फिर उस चीज़ को हम बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे कोरियोसिटिविटी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपकी यहाँ पे ये हो गई। दूसरी चीज़ आपकी जो ये कोरियोसिविटी है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करा जाता है सिंगल मेजरमेंट के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर आप देखो तो वो आपका यहाँ पे कौन सा है, तो वो आपका रहेगा बी, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे रहेगा, तो वो बी इज इक्वल्स टू जीरो पे समथिंग आपका कट करता है, ठीक है। क्रॉस आपका जो कर्व है वो क्रॉस करता है बी इज इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो इसलिए आपका वो फुल एरिया में उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जब बी इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा उस टाइम पे आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये भी आंसर क्या है, नहीं है। फिर डी, अब ए ऑप्शन आपको दे रखा है मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन की बात, तो देखो जब भी हम मैक्सिमम लेवल ऑफ अलाइनमेंट की बात करेंगे ना, तब आपका जो मैग्नेटाइजेशन है वो आपका कैसा रहेगा, सैचुरेशन वाला मैग्नेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि वो प्योरली मैग्नेटाइज रहेगा, मतलब प्योरली मतलब हो गया कि मैक्सिमम मैग्नेटाइज रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर आपका जो अलाइनमेंट का लेवल है वो अगर मैक्सिमम है, तब आपका जो मैग्नेटिज्म बनता है वो एक सेचुरेशन टाइप का मैग्नेटिज्म बनता है। और सेचुरेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि हाईएस्ट लेवल का आपको मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो प्योर है एकदम। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये क्या है, ये भी आपका हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका रिलेशन कोई भी जो एरिया ये इनक्लोज्ड है ना, ये वाली जो एरिया इसके अंदर बन रही है, इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये बेसिकली आपको बताता है कि क्या पीक हाइट वगैरह रहेगी अलोंग द वर्टिकल एक्सिस आपका, तो ये उसके ऊपर बात करता है, ना कि ये इस एरिया के अंदर बात करता है, ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन एरिया के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, और ऑब्वियसली यहाँ पे ये हार्ड क्वेश्चन में ही आएगा, भले मतलब आपको यहाँ पे पता हो या ना पता हो। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली आपको बताना है यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है। तो ये तो देखो यहाँ पे रहेगा आपका आंसर बी ऑप्शन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर किसी ने टेक्निकल एंट्रीज वगैरह दी होंगी तो वहाँ पे इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, मुझसे भी ऐसे पूछ रखे हैं तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, बस आपको डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड ही पूछा है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स पे आपका यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर जो है आपका ये काम करता है। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब इसके अलावा आता है यहाँ पे जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो आपका फर्स्ट लॉ जो है आपका उस पे भी बेसिकली आपका ये ओबे करता है, ठीक है। पर यहाँ पे बात आपकी क्या आ जाती है कि डिफाइनिंग प्रिंसिपल नहीं है ये, ठीक है, कि किस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल आपकी बन रही है, कैसे काम कर रही है, वो उस पे काम नहीं है। भले फर्स्ट लॉ पे थोड़ा बहुत भी ओबे करता होगा, पर जो मेन जो रीज़न है या फिर जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि हमसे यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल पूछा है उसका, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल उसका यहाँ पे क्या है, सेकंड है, ठीक है। भले यहाँ पे ये फर्स्ट को भी ओबे करता हो, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको भी भले ये ओबे करता होगा, पर जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका सेकंड लॉ की वजह से है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो इसके अलावा भी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। मान लो अगर सेकंड लॉ के ऊपर और पूछता है तो यहाँ पे याद रखना हीट इंजन्स जो हैं वो भी आपके इसी के ऊपर काम करेंगे। जो आपके एसीज होते हैं मतलब एयर कंडीशनर, ठीक है, करंट वाला नहीं, एयर कंडीशनर, ठीक है। यहाँ पे रुको, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एयर कंडीशनर, ठीक है। तो वो भी आपके यहाँ पे काम करेंगे। हीट पम्प्स ये भी आपके इसी पे ही काम करेंगे, ठीक। वहीं पे जब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बेसिकली जो जूल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीज़र आपका हो गया, तो वो आपका इस पे काम करेगा, ठीक है। आयरन आपकी हो गई, ठीक है, जो प्रेस बेसिकली जिससे करते हुए, तो वो हो गया। आपका हीटर हो गया, ठीक है, रूम हीटर, वो सब आपके इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हेन सनलाइट, जिसको हम वाइट लाइट बोल रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, फॉल्स ऑन अ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, अ बैंड ऑफ कलर कॉल्ड द स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। तो आपसे ये पूछा ये कौन सा फिनोमिना है। तो अब देखो ये तो डायरेक्टली इजी क्वेश्चन है, इसको
एक्सप्लेन करने की भी यहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, डिस्पर्जन। ठीक है, तो डिस्पर्जन में बेसिकली क्या है, जब आप यहाँ पे ट्राइंगल आपका यहाँ पे प्रिज्म रखा होता है, तो जब आप वाइट लाइट देते हो इस पे, ठीक है, तो यहाँ पे 7 अलग-अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक और प्रिज्म रखोगे, तो यहाँ पे जो व्हाइट लाइट है, मतलब एकदम चिपका के, ठीक है, तो ये जो आपके 7 अलग-अलग कलर है, वो आगे जाके यहाँ पे एक लाइट में ही अलग निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस करी है कि रिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। ये सारे प्रोसेसेस हमने बहुत बार डिस्कस किया और ये सारे ईज़ी हैं अब, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आएँगे तो आपको अब ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको ये होना चाहिए कि ये क्या कहाँ-कहाँ पे आपको ये फंक्शन या फिर ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, रेनबोज़ जो आपके बनते हैं वहाँ पे आपको डिस्पर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका डायमंड शाइन करता है, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन की। अब रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम वाला केस आपने पढ़ा होगा, अगर मान लो आप पेंसिल को पानी में डाल दो, ठीक है, पेंसिल इन वाटर, ठीक, तो आपको ना ऐसा लगेगा कि जो आपकी पेंसिल है ना वो बेंड हो गई है या फिर वो टूट गई है, क्रैक हो गई है। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक सेकेंड, ये रिफ्लेक्शन में लिख दिया, रिफ्रैक्शन में आता है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। पेंसिल इन वाटर जो है, अगर आप पानी में डाल देते हो, सबमर्ज कर देते हो, तो आपको ऐसा लगेगा, आधी पेंसिल, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ना टूट गई है या फिर एक तरीके से बेंड हो गई है, ठीक। इसी तरीके से आपका यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ रखना है कि जहाँ पे वो एक्चुअल में जो पोजीशन है स्टार्स की, वो वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलते, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो उनकी पोजीशन में हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है अपने, जब हम आँखों से देख रहे हैं। पर असल में तो वो अपनी पोजीशन पे ही है, पर हमें वो किसी दूसरी पोजीशन पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह, सॉरी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अगला आपको दे रखा है यहाँ पे डिफ्रैक्शन। तो देखो, डिफ्रैक्शन में आपका आ जाएगा जो आपकी सीडी और डीवीडीज रहती हैं। तो अगर आपने उसमें देखा हो तो आपको ना रेनबो टाइप का थोड़ा स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर तो नहीं, थोड़ा आपको कलरफुल चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो वाली जो चीज़ है वो आपकी डिफ्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक। इसी तरीके से क्लाउड्स में आपको यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगी, जो आपकी इसमें सिल्वर लाइनिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है, सिल्वर लाइनिंग। तो वो भी आपको क्लाउड्स में डिफ्रैक्शन की मदद से ही देखने को मिलती है। और रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये तो आपका होता है यहाँ पे पेरिस्कोप वाला केस। पेरिस्कोप पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक। 45 डिग्रीज पे बेसिकली आप हम लोग यहाँ पे मिरर रखते हैं, जो सबमरीज में, जो बेसिकली सबमरीन्स में आपका यहाँ पे यूज़ होता है, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ये पेरिस्कोप बनता है। यहाँ पे मिरर रखते हैं, यहाँ पे मिरर रखते हैं, यहाँ से मान लो आप देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है, लाइट्स वगैरह, ताकि हमें ऑब्जेक्ट दिखे। तो 45 डिग्रीज आपको पता होना चाहिए, 45 डिग्रीज पे आप मिरर्स को रखते हो पेरिस्कोप में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है? यहाँ पे डिस्पर्जन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन आई इज करेक्ट। ह्यूमन आई के रिस्पेक्ट में कौन सी आपकी यहाँ पे करेक्ट है? तो आपको यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइट डिफेक्ट द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। अब देखो, यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे शॉर्ट साइट डिफेक्ट की, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बात हो रही है मायोपिया की, ठीक है। तो जब मायोपिया की बात हो रही है और शॉर्ट साइट डिफेक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये बिहाइंड द रेटिना नहीं बनती है इमेज, ये क्या बनती है? बिफोर बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये तो हो गया गलत। दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे कि शॉर्ट साइट डिफेक्ट जो है ये करेक्ट हो सकता है कन्वर्जिंग लेंस की मदद से। तो अब ये वाला भी ऑप्शन क्या है? ये भी आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये आपका करेक्ट होता है कॉनकेव लेंस से, ठीक, कॉनकेव लेंस। और लेंस के केस में जो आपका कॉनकेव होता है, ये आपका डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। मिरर के केस में अलग सिनेरियो है और लेंस के केस में अलग है। हम लोग लेंस यूज करते हैं सही करने के लिए आंखों को, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस का यूज नहीं होता है, डाइवर्जिंग लेंस का यूज होता है, जो कि कॉनकेव लेंस होते हैं।
फिर डी ऑप्शन बोल रहा है कि लॉन्ग साइट डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय अ डाइवर्जिंग स्पेक्टिकल लेंस। अब लॉन्ग साइड देखो, अब यहाँ पे तो सीधे सीधे ये अपोजिट ही हो गया ना बात। शॉर्ट साइज में बोल रहा है कि कन्वर्जिंग है, पर मैं बोल रहा था यहाँ पे डाइवर्जिंग होता है। तो जब डाइवर्जिंग शॉर्ट साइड साइट में होता है तो लॉन्ग साइट में तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये अपोजिट चीजें आपको दे रखी थी और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो इसलिए आपका यहाँ पे डी भी हो जाएगा गलत। तो अगर आप थोड़ा भी देखते तो ए मतलब इसमें और इसमें आपको बस सीधे पता करना था, दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते, क्योंकि इजी आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन इजी है, ये आप नहीं बोल सकते हार्ड है। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन, कि अगर कोई भी लॉन्ग साइड पर्सन आपका यहाँ पे मतलब लॉन्ग साइड डिफेक्ट आपका अगर किसी पर्सन को है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो फिर आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, बिहाइंड बनेगी। अब देखो ए और सी ठीक अपोजिट बातें कर रहे हैं, मतलब आपको इन दोनों को ही अगर आप चेक करते तो आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, एक आपको उसने शुरू में बोल दिया कि वो बिहाइंड, उसमें भी बोल रहा है बिहाइंड, इसमें भी बिहाइंड बोल रहा है। तो आपको पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, तो ए या सी में से ही आंसर होना था, तो सी आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस इज 40 वी। ठीक है, 40 वोल्ट आपका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वोल्टेज आपका जो V1 है बेसिकली वो आपको दे रखा है यहाँ पे 40 वी। फिर अगला आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, which one of the following is the correct value of the current drawn by the heating device if the potential is increased to 140। मतलब अब जो पोटेंशियल हो गया, जो V2 हो गया, वो आपका क्या हो गया, अब हो गया यहाँ पे 140। ठीक है, पर हमें यहाँ पे पहले जो आपका फॉर्मूला बेसिकली आपका लगता है, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर वाला, तो इसमें हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें यहाँ पे करंट पता है जो हमें दे रखा है 2 एम्पियर, और V पता है, तो मतलब आप R के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करो V अपॉन I। तो V1 और I1 आप पहले इसको लिख लो। V1 हमें पता है 40 है, जो कि आपका 2 एम्पियर की वजह से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 ओम। ठीक है, ओम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगला क्या है, अगला आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको वोल्टेज दे दिया। ठीक है, और अब आपको रेजिस्टेंस पता है, अब करंट आपसे पूछा है, देखो रेजिस्टेंस सेम रहती है। ठीक है, इस केस में तो अगर आप करंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो I2 जो है आपका ये बन जाएगा V2 अपॉन R2। अब V2 आपको दे रखा था 140 वोल्ट। ठीक है, अब R2 बोल रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, आपका R तो सेम ही है ना, तो 140 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, तो ये आपका निकल के आएगा 7 वोल्ट। ठीक, मतलब 7 एम्पियर। ठीक है, वोल्ट तो आपकी इसकी होती है वोल्टेज। ठीक, तो करंट का आपका क्या आ जाएगा 7 एम्पियर, आपका यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, और ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन में काउंट नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आर जो होता है कांस्टेंट रहता है, तो वो इसकी वजह से ये आपका आर जो है वो सेम रहेगा दूसरे कंडीशन में जब हम I2 को निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो आपको जो दे रखा है थोड़ा केस जैसा दे रखा है। अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ए इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जा रही, जिसको हम लोग यहाँ पे ए के नाम से बोला जा रहा है। ऑन द अदर हैंड अ बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बी इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब आप ऐसे बोल लो, इस डायरेक्शन में बेसिकली यहाँ पे ये फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो फ्लो हो रही है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो आपको ये दे रखा है, ये है आपकी बी। और ये कैसी है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, पार्टिकल से बनी है। और ये वाली जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है, और ये है आपकी ए बीम। ठीक है, फिर आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन दिस रिस्पेक्ट इज करेक्ट। तो ऐसे कंडीशन में क्या चीज़ आपकी करेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है कि बी जो है वो आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी टूवर्ड्स ए। ठीक है, बी आपकी क्या हो जाएगी, ए की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी ए की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो सबसे सिंपल चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि जब भी लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज, जब एक जैसे चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, पर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अपोजिट चार्ज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि डिफ्लेक्ट अवे तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम चार्जेस नहीं है, अलग अलग चार्जेस हैं। ना ही ये डिफ्लेक्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला केस आएगा। ठीक है, ए और बी में ही यहाँ पे डाउट होना चाहिए था मेनली। ठीक,
तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो बी जो है वो एक ही तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन बी के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, तो बी आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी एक ही तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये तो आपको यहाँ पे नॉर्मल मतलब सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला आपका है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला। तो अगले में आपको दे रखा है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप आपका किससे बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है प्लेन मिरर का। तो ए आपका हो जाएगा 3। तो ए में 3 आपका जहाँ दे रखा है वो ऑप्शन रखो, बाकी 2 एलिमिनेट कर दो। ठीक है, हमेशा आपको ऐसा दिखेगा कि 2-2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको एक भी पता हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि डी का तो 2 ही होने वाला है, क्योंकि दोनों में डी 2 ही है। ठीक है, तो लिवर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर काम करता है, फिनोमिना उसका यहाँ पे ये है। ठीक, अब अगली चीज़ आपकी आ जाती है कि लाइटनिंग कंडक्टर किसके ऊपर काम करता है। तो ये बेसिकली आपका काम करता है यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे बी आ जाएगा फोर्थ में। ठीक है, तो बी का क्या है, 4 हो जाएगा, तो इसकी वजह से सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं ये किस फिनोमिना के ऊपर काम करते हैं, तो ये बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यहाँ पे ये काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो जैसे क्लाउड से कभी भी यहाँ पे थंडर स्टॉर्म मतलब थंडर वगैरह यहाँ पे हुआ, तो आपके पास हमेशा ऐसा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहना चाहिए कि वो ग्राउंड मतलब अर्थ वायर टाइप, ठीक है, अर्थ वायर जैसे हम बोलते हैं, तो वो सीधा अर्थ तक पहुँच जाए वो करंट। मतलब ऐसा ना हो कि वो घर में फैल जाए, या फिर आप सिंपल टर्म्स में ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आपकी यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे थर्मोस फ्लास्क। अब थर्मोस फ्लास्क वही आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन वाला आ जाएगा, जब जिसमें हीट ट्रांसफर वगैरह यहाँ पे हो रही है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सी आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 के साथ। तो राइट आंसर तो अपना है यहाँ पे सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज बल्क मॉड्यूलस। अब ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका गलत। ठीक है, अब गलत क्यों है, क्योंकि ये जो है ना ये डिफाइन बल्क मॉडुलस को नहीं करता, ये डिफाइन करता है यंग मॉडुलस को। ठीक है, अब देखो ये बहुत ज़्यादा ही स्टैटिक टाइप है। ठीक है, डीप में ही है, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये बल्क मॉडुलस को डिफाइन नहीं करता, ये यंग मॉडुलस को डिफाइन करता है, जो कि मेजर करने में मदद करता है सॉलिड के रेजिस्टेंस को, कि कितना वो इलोंगेट हो सकता है, कितना वो कंप्रेस हो सकता है एक पर्टिकुलर लेंथ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये यंग मॉडुलस को बताता है, जो आपको ये स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली चीज़ दे रखी है। दूसरा आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। अब देखो यंग मॉडुलस तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आपका आंसर होना ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और ये आपका होगा यहाँ पे बल्क मॉडुलस, मतलब ये दोनों ही आपस में अपोजिट दे रखे थे। ठीक है, ये इधर दे दिया था, वो ऊपर दे दिया था, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोलिक वाली चीज़ आएगी तो याद रखना बल्क मॉडुलस की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपका मेजर करने में मदद करता है मटेरियल के रेजिस्टेंस को, कि किस तरीके से उसकी वॉल्यूम को आप यहाँ पे चेंज बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म प्रेशर जब आप अप्लाई करते हो, तो वो उसके ऊपर बात करता है। फिर थर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये वाला आपका एकदम करेक्ट है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो थर्ड ओनली है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जिसको हम लोग जी से, ठीक है, हम लोग यहाँ पे या फिर ये एन शेप का जो आप बोलते हो ना यहाँ पे, इससे हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका शेयर मॉडुलस है इसका मेजर काम क्या है, ये आपका एक तरीके से मेजर करने का काम करता है बॉडी के रेजिस्टेंस को, कि किस तरीके से उसकी जो बॉडी है वो शेप उसकी जो है चेंज हो रही है, या फिर ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, जब भी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका रिजिडिटी के ऊपर है। ठीक है, तो वो आता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हमें बताता है, ये हमें मेजर करके देता है कि कितनी यहाँ पे वो जो शेप है या जो ट्विस्ट है वो बेसिकली हमें देखने को मिले उस मटेरियल में। तो सी ऑप्शन जो है थर्ड ओनली वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके फिजिक्स में पूछे गए हैं। अगर किसी में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। पीडीएफ आपकी इसकी टेलीग्राम पे